Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams. Very good morning class to all of you. You're most welcome at the Major Kalshi classes Prayagraj. This is Abhishek Dwivedi, your GS faculty. Dear students, dear cadets, जो भी चीज़ें आज मैं डिस्कस करूंगा वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो अपकमिंग आपका CDS एग्ज़ाम है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है. दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, जो क्वेश्चंस रखे गए हैं वो प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं. इनको आसानी से इस तरीके से कैलीग्राफी की गई है, इस तरीके से सेंटेंसिंग की गई है कि हूबहू हो सकता है कि इसी प्रकार के प्रश्न आपको CDS एग्ज़ाम में देखने को मिले. तो हम डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे सबके लिए कुछ न कुछ ऐसे लम्हे आते हैं, मोटिवेशनल लाइंस होती हैं जिसको शेयर करने से आप भी नहीं रोक पाते और मैं भी नहीं रोक पाता हूँ. तो वो लाइन क्या है, आइए देखते हैं. द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू है वंशज महाराणा का भेक जहां तक फेंक जहां तक भाला जाए. राणा प्रताप की खुददारी भारत माता की पूंजी है, ये वो धरती है जहां कभी चेतक की टापे गूंजी हैं. क्लियर. पत्थर पत्थर में जागा था विक्रमी तेज बलिदानी का, जय एकलिंग का ज्वार जागा, जागा था खड्डक भवानी का. तो ये आप सबके लिए हैं और कहीं ना कहीं ये आप सबका प्यार ही है, आप सबका इंस्पिरेशंस है. कहीं ना कहीं मेरे लिए एक आप सबका प्रेजेंस जो है ऑनलाइन वो मेरे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करता है और हर टीचर के लिए उसका स्टूडेंट ही उसके लिए एक सुपर हीरो है. ठीक है. तो एक हर कलाकार के लिए उसके दर्शक बहुत ज़रूरी होते हैं. उसी प्रकार एक टीचर्स के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की या ऑफलाइन की मैं बात करूं तो उसकी संख्या बल में जो भीड़ है, क्राउड है, वो कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस है. ठीक है. तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ, इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ आज का CDS सैंपल पेपर 2020 हम स्टार्ट करते हैं. दिस विल बी द सीरीज नंबर 4. जैसा कि आपसे मैंने वादा किया था, इस वादे के मुताबिक ही मैं इस प्रकार की सीरीज लेकर के आऊँ और बिफोर द एग्जाम आपको कंटिन्यूसली सीरीज मिलती जाएंगी. चलिए आगे स्टार्ट करते हैं डियर क्लास. तो जो सैंपल नंबर 4 होगा पेपर, CDS का सैंपल पेपर होगा, उसमें आज जो क्वेश्चंस होंगे 21 क्वेश्चंस की जो सीरीज होगी वो किस प्रकार की होगी, वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ उसमें इंक्लूडेड होंगी और यूनियन एग्जीक्यूटिव होगा. और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे अगर हम उसकी बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 21. ओके. 21 क्वेश्चंस होंगे और इन्हीं 21 क्वेश्चंस को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है, कैलियोग्राफी की गई कि कहीं ना कहीं इसकी लाइंस डिक्टो आपको अपकमिंग CDS एग्जाम में मिलने वाली. चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के सेशंस को डियर क्लास. तो आइए पहला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी लिटिल बिट कन्फ्यूजन हो सकती है. आइए इसको देखते हैं. एनी बिल विच इज ब्रॉट आर इंट्रोड्यूस्ड in the parliament becomes an act after which of the following process. कोई भी बिल, सारे बिल को कंसीडर नहीं किया जाता. हम सब जानते हैं पार्लियामेंट में बहुत सारे बिल्स आते हैं लेकिन फाइनली एक्ट का रूप कुछ ही बिल उसमें से ले पाते हैं, क्योंकि उसके लिए ज़रूरी होता है कि बोथ द हाउसेस उसका फेवर करें, उस बिल का सपोर्ट करें और उसमें राष्ट्रपति की भी कहीं ना कहीं एक अथॉरिटी होती है, वो भी लास्टली अगर मैं बात करूं तो फाइनली अपना पूरा डिसीजन दे उस बिल के फेवर में, तभी वो एक्ट बन पाएगा. तो प्रश्न के जो भी ऑप्शंस दिए हैं उसको अगर देखें, ऑप्शन ए है व्हेन इट इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. ओके. व्हेन प्रेसिडेंट गिव्स his assent, when the prime minister signs this bill, when the supreme court declare its inclusion in the jurisdiction of the parliament. देखिए एलिमिनेशन मेथड का अगर प्रयोग करेंगे तो A और D तो पॉसिबिलिटी है नहीं, C भी नहीं होगा. प्राइम मिनिस्टर तो इट इज आल्सो अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. अगर बात करें या तो वो लोकसभा से होगा या तो राज्यसभा से, तो कहीं ना कहीं वो बिल उसके पास गया होगा. एक्सेप्ट दैट द मनी बिल, अगर मैं बात करूं धन विधेयक के अलावा
देखिए धन विधेयक ऑलरेडी अगर मैं बात करूं तो अगर वो पास हो जाता है लोकसभा से तो वो पास माना जाता है, अदर हाउसेस इट मीन्स राज्यसभा में। हाँ, 14 दिनों के लिए इसे देखने के लिए जरूर भेजा जाता है। क्लियर हो गई बातें? तो ये कह सकते हैं कि 14 दिन का टाइम मिलता है। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो अगर कोई एक्ट, समझिएगा मेरी बात, चाहे वो पब्लिक वेलफेयर की बात हो या किसी प्रकार का हो, तो उसमें बिल में अपने वीटो पावर का यूज भी प्रेसिडेंट कर सकता है। वो 3 प्रकार की वीटोज हो सकती हैं, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो एंड एब्सोल्यूट वीटो। तो ये बात मेजर करती है कि लोकसभा राज्यसभा तो बिल पास कर दिया, क्या राष्ट्रपति ने उसको अप्रूवल दिया है? अगर नहीं दिया है तो कैसे फर्दर एक्ट हो पाएगा? पॉसिबिलिटीज कम रह जाती हैं। तो यहां पे जो राइट ऑप्शन होगा, व्हेन द प्रेसिडेंट गिव्स हिज असेंट विल बी द राइट आंसर। क्लियर हो गई बातें? किसी भी प्रश्न को बेटा अच्छे से समझना है, समझने के बाद क्या अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी देखेंगे और राइट क्या हो सकता है, लास्टली उसको चुनेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार के प्रश्न आपको सीटीएस में देखने को मिलेगा। अब मूव करते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, सेकंड क्वेश्चन की ओर। द स्टेटमेंट बेस्ड, जैसा कि आप सब अमूमन देखते हैं मेजॉरिटी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की सीडीएस की अगर मैं बात करूं तो स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं या तो मैच ऑफ द फॉलोइंग्स होते हैं। डायरेक्ट आंसर बहुत कम ही हम कर पाते हैं, तो इसी प्रकार के इस सैंपल पेपर को डिजाइन किया। अब हम इस प्रश्न को देखते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड है। स्टेटमेंट ए, ड्यूरिंग हिज वर्किंग टेन्योर द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड इन एनी कोर्ट इन इंडिया। इट्स एब्सोल्यूट राइट, बिल्कुल सत्य कथन है, तो बिल्कुल ओके। द पोस्ट ऑफ इंडिया इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है दोस्त, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। एंड आवर प्रियम्बल एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम बात करें बेसिकली प्रियम्बल की बात करें तो काफी सारी केसेस इस पे चले और रिजल्ट क्या आता है कि अगर जरूरत पड़ी तो प्रियम्बल के बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर सकते आप, प्रियम्बल के बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? और कहीं ना कहीं जो प्रियम्बल है एक आधारभूत ढांचा है किसका? संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर द पोस्ट ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं, जो भारत का पद है, इज अबोव द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बिल्कुल कहीं ना कहीं गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, तो ए इज अ ट्रू बट आर इज अ फॉल्स। अब आगे बात करते हैं डियर क्लास। In the election of the president, the chief minister of state is not eligible to voting if. In the भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन की बात कर रहा है, चीफ मिनिस्टर जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेट इज नॉट एलिजिबल टू वोटिंग, वो वोट नहीं कर सकता। किस कंडीशन में डियर क्लास? वो कंडीशंस अप्लाई कब होंगी? चल अब देखते हैं। He himself as a candidate, he has to prove his majority in the lower house of the state legislature. Okay, he is a member of the upper house of the state legislature. He is just an acting chief minister of state. अब देखिए, भारत का राष्ट्रपति in the election of the president, the chief minister of state is not eligible to the voting. भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की कंडीशंस जो हैं, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? इलेक्टेड MPs, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड की मैं बात कर रहा हूं डियर क्लास, नॉमिनेटेड मैंने बोला नहीं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, इट मींस MPs, एंड इलेक्टेड member of state legislative assemblies, and then after 2 union territories, Delhi and Pondicherry, having rights to the vote in the president elections of India. भारत के राष्ट्रपति की एक बात करूं तो उसके चुनाव में पार्टिसिपेट कौन कौन कर सकता है? निर्वाचित लोकसभा राज्यसभा सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य, और 2 नॉमिनेटेड जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। नॉमिनेटेड की बात नहीं करूंगा यहाँ पे। अगर 2 मैं बात करूं यूनियन टेरिटरीज की, 2 यूनियन टेरिटरीज की मैं बात करूं, कोई जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं वर्तमान समय में 8 हैं। अगर जम्मू कश्मीर को करंट समय में, वर्तमान समय में जो है वो दर्जा दे दिया गया है यूनियन टेरिटरी का ना, विद लेजिस्लेचर, तो अभी जो विद लेजिस्लेचर जिसके पास राइट्स हैं वो दिल्ली और पौंडीचेरी हैं, जो कि जहां के चुने हुए विधायक, जो निर्वाचित विधायक हैं, वो वोट कर सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में।
तो आसान सी भाषा में समझते, ऑल इलेक्टेड मेंबर्स एमपीज एंड ऑल इलेक्टेड द एमएलएस with including the two union territories Delhi and Pondicherry can participate in the election of the president of India। क्लियर है बेटा सबको? ओके अब आप समझिए यहां पे यार ही इज अ मेंबर ऑफ अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य की विधान परिषद की तो मैंने बात करी ही नहीं। तो इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज नॉट एलिजिबल टू वोटिंग इफ he is a member of upper house of the state legislature। बिल्कुल C will be the right option। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज नॉट एलिजिबल नहीं होगा अगर वो विधान परिषद का सदस्य है, अपर हाउस का सदस्य है। क्लियर हो गई बातें? चल अब मूव करते हैं डियर क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। फॉर द इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट which of the following system is adopted? As we know dear class, we adopted the term, it means if we talk about the post of the president of India taken from the USA, okay, वहां पे क्या है 4 वर्षों के लिए राष्ट्रपति चुना जाता है, उसका टेन्योर है। अगर इंडिया की मैं बात करूं तो बाय कन्वेक्शन यहां ये माना जाता है कि एक व्यक्ति भारत में एक परंपरा के अनुसार 2 बार राष्ट्रपति रह सकता है एक व्यक्ति, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनली है वहां पे कोई लिमिट इसकी नहीं बताई गई है। तो यही है। अगर हम बात करते हैं फॉर द इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज अडॉप्टेड, सिस्टम की बात कर रहा है। लिस्टिंग प्रोसेस नहीं होगा, कम्युनिटी वोटिंग प्रोसेस नहीं होगा, रिलेटिव मेजॉरिटी नहीं होगा, सिस्टम ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स डी। क्लियर हो गई बातें? इस मेथड के अंतर्गत जो है वो वोटिंग होती है। ओके चल अब मूव करते हैं 5th क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन कैन बी इलेक्टेड टू द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया? 2 times by nomination, 3 times, there is a no limit। दिस इज द मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट बाय कन्वेक्शन अगर बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लॉन्गेस्ट सर्विंग अभी टेन्योर रहा है, कंटिन्यूसली 2 times रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद कि कोई भी ना 2 बार नहीं रहा है। और एक प्रोविजन है कि भारत में कोई व्यक्ति 2 बार, एक ही व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति पद पे रह सकता है। ठीक है, जो टेन्योर है अपने यहाँ वो है 5 ईयर का। एज क्राइटेरिया जो है वो 35 साल, 35 साल से अगर मैं बात करूं तो कम ना हो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए। और एलिजिबिलिटी की बात करेंगे आप तो एलिजिबिलिटी का having a eligibility to become the member of a लोकसभा, राष्ट्रपति बनने के लिए उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, भले ही ना हो वो। चल मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डियर क्लास। क्वेश्चन नंबर 6। In which of the following circumstances a president can't issue an ordinance? Ordinance का मतलब होता है अध्यादेश। अब ऐसा कब होगा डियर क्लास और किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 123 का यूज करके ये ऑर्डिनेंसेस जारी करता है प्रेसिडेंट। अध्यादेश क्या होता है डियर क्लास? अगर जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सेशन न चल रहा हो, उस समय कोई पब्लिक वेलफेयर बहुत महत्वपूर्ण अगर मुद्दे की बात हो तो उस बिल पे वो क्या कर सकता है? ऑर्डिनेंस ला सकता है कुछ निश्चित समय के लिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस प्रेसिडेंट कांट इशू ऑन ऑर्डिनेंस? अब when only Rajya Sabha is in session, when only Lok Sabha is in session, when both the Lok Sabha and Rajya Sabha in the session, जब दोनों सेशन में होंगे तो ऑर्डिनेंस ले आने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। क्लियर है? ओके। Who among the following is appointed by the President of India? Attorney General of India। अगर बात करी जाए तो अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। कंट्रोलर हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूछ रहा। सीएजी ये भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। गवर्नर ऑफ स्टेट ये भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर हो गई बातें? चल अब आगे मूव करते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन टेक अ लीगल एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस? 123 तो ऑर्डिनेंस का है, 124 जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है और हाई कोर्ट से रिलेटेड 214 आर्टिकल है, 201 है नहीं। ये कौन सा आर्टिकल है? 143 के अंतर्गत ये सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है
कौन, किसके पास राइट है? भारत के राष्ट्रपति के पास। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? आर्टिकल 143 के अंतर्गत। चल, If the president return any bill for a reconsideration, he can do so by using which of the following veto? आपको बता दें, President of India having three types of a veto. First one is the known as the, if we talk about the suspensive veto, absolute veto and a pocket veto. What is the pocket veto, dear class? Exams related आपको बता दें, अगर इंडियन प्रेसिडेंट के कंपेयर की बात करें और यूएस प्रेसिडेंट के कंपेयर की बात करो तो इंडिया के प्रेसिडेंट के पास जो पॉकेट वीटो है वो ज़्यादा दिनों के लिए इन कंपेयर टू द यूएस प्रेसिडेंट। दूसरी चीज़ आपको बताऊं, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो राष्ट्रपति है उसके पास तीन प्रकार के वीटोज हैं, पॉकेट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो। अब पॉकेट वीटो का मतलब ये है कि हम किसी बिल को कब अपना फुल सपोर्ट देंगे ये मेरी मर्जी पे है, और यानी कि वो बिल राष्ट्रपति भवन में पड़ा रहेगा। क्लियर हो गई बातें? पॉकेट का मतलब राष्ट्रपति के भवन में रहेगा, ओके, वो अपनी जेब में लेके नहीं टहलेगा। यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहा है, इफ द प्रेसिडेंट एनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन ही कैन डू यूजिंग बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वीटो। अब यहाँ पे पॉकेट वीटो तो होगा नहीं, यहाँ पे कौन सा होगा? सस्पेंसिव वीटो होगा। क्लियर हो गई बात है? सस्पेंसिव वीटो। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ द प्रेसिडेंट रिटर्न अ बिल पास्ड बाय लोकसभा फॉर द रिकंसिडरेशन एंड द लोकसभा सेंड द बिल विदाउट एनी चेंज अगेन द प्रेसिडेंट। अब आप समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। द प्रेसिडेंट रिटर्न अ बिल पास्ड बाय लोकसभा फॉर अ रिकंसिडरेशन एंड लोकसभा सेंड इट द बिल विदाउट एनी चेंज अगेन टू प्रेसिडेंट, देन द प्रेसिडेंट अगेन रिटर्न टू द बिल, बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं, अगेन आस्क फॉर एन एक्सप्लेनेशन, नो, विल ग्रांट हिज कंसेंट, उसको देना ही पड़ेगा क्योंकि एक बार रिटर्न बैक हो चुका है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड सब्जेक्ट प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंसेस, अध्यादेश की शक्ति, ओके, तो वो आप समझ सकते हैं कि किस पे हो सकता है? यूनियन एंड कॉन्करेंट लिस्ट, सी विल बी द एब्सोल्यूट राइट ना। हम पढ़ते हैं ना जो हमारे संविधान में अनुसूचियां हैं उसके अंतर्गत अगर हम सूचियों की बात करें तो हमारे पास तीन प्रकार की जो है सूची है। एक है हमारे पास यूनियन लिस्ट, जिसमें ऐसा प्रावधान बनाया गया है कि ऐसे विषय जिस पे भारतीय संसद को कानून बनाने का अधिकार हो उसे कहा जाता है यूनियन लिस्ट, ओके। दूसरी है स्टेट लिस्ट, ऐसे विषय जिसमें राज्य सरकारों को अधिकार है कि उस विषय पे कानून बनाए, वो स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है। तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब ऐसे विषय जिस पे अगर हम बात करें तो विधानसभा मतलब राज्य और संसद दोनों मिलकर के कानून बनाए, उन्हें कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है ऐसे विषयों को। तो ऑर्डिनेंस किस पे इशू कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति की बात कर रहा है तो वो यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट पे कर सकता है। अंडर आर्टिकल 352 व्हेन कैन इमरजेंसी बी डिक्लेयर्ड? When there is a possibility of war, external aggression or internal disturbance, okay, when there is a possibility of war, external aggression or armed rebellion, इसकी भी बात की गई है, यानी कि वी विल बी द राइटर। वाह और आंतरिक और सशस्त्र विद्रोह हो जाए, इस कंडीशन में क्या हो सकता है डियर क्लास? हो सकता है आर्टिकल 352 का यूज किया जाए। देखिए नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में बताई गई है, प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी की बात करूं तो आर्टिकल 356 में बताया गया है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 360 के अंतर्गत बताई गई। देखिए डियर क्लास, अगर हम बात करते हैं इमरजेंसी का तो इमरजेंसी जो प्रोविजंस हैं वो संविधान के 18वें भाग में बताए गए हैं। दूसरी चीज, अगर इमरजेंसी लागू हो जाती है देश में तो कहीं ना कहीं आपके फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाएंगे। फंडामेंटल राइट्स को हमने कहां से लिया है? यूएसए से, और इनको निरस्तीकरण का कहां से हमने प्रोविजन लिया है? वो हमने जर्मनी से लिया है। चल आगे मूव करते हैं डियर क्लास क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। The president can issue ordinances under which article of the constitution? बहुत आसान सा क्वेश्चन है डियर क्लास, 123, इसको मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। चल अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement about the Attorney General of India is not correct? अगर एक से ज्यादा है तो आर, एक है तो इज लगाएंगे, और नॉट करेक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है।
काफ़ी टाइम से हम क्या करते हैं, हमें चीज़ें पता होती है डियर क्लास, फिर भी उसके बाद अब माइन्यूट मिस्टेक की वजह से वो हमारे हाथ से मार्क्स निकल जाते हैं और यही कहीं ना कहीं हमारे रैंकिंग में, हमारे सिलेक्शन में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। तो अच्छे से प्रश्न को पढ़िए। एक अच्छा जो स्टूडेंट है उतना ही समय देता है प्रश्न को सॉल्व करने में जितना कि प्रश्न को पढ़ने में, उससे कहीं ज़्यादा। सॉल्व करने से, स्टार्ट करने से ज़्यादा अच्छा है कि पहले प्रश्न को अच्छे तरीके से समझा जाए। तो देखते हैं, नॉट हमने लगा दिया। ही इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट लीगल एडवाइजर और चीफ एडवाइजर ऑफ द इंडिया। ओके, क्लियर हो गई बात। इसको ये अथॉरिटी है। सेकंड अगर बात करेगा तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, थर्ड लीगल एडवाइजर की बात करेगा तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसी के समकक्ष जो है वो स्टेट्स में भी पोस्ट बनाई गई हैं जिन्हें कहा जाता है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। अब आगे बात करते हैं। तो पहला तो बिल्कुल सही, एब्सोल्यूट राइट है यार। अब दूसरे की बात करता हूं। ही इज इंटाइल्ड द प्रिविलेजेस ऑफ अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल प्रिविलेजेस है। जैसे मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, ये भी रख सकता है दोनों सदनों में, किसी सदन में। भारत के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है भारत सरकार के मुद्दों के साथ। दूसरी चीज, इसके पास अधिकार है कि ये सिर्फ वोटिंग राइट्स इसके पास नहीं है, क्योंकि ये चुनकर प्रतिनिधि नहीं आया होता और सारे इसके पास राइट्स होते हैं। तो बिल्कुल 1 और 2 आर द राइट्स। ही इज अ होल टाइम काउंसिल ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यह प्रसाद पर्यंत रह सकता है। क्या? राष्ट्रपति की ऑन द प्लेजर बेसिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज द रिक्वायर्ड टू बी द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बोर्ड। मतलब तीसरे वाले को क्रॉस करेंगे बेटा, 1, 2 and 4 विल बी द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं और नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट की बात कर रहा है तो यानी कि तीसरा यूजिंग द कोड गिवन, नॉट करेक्ट है ना, तो तीसरा नहीं होगा और 1, 2, 4 सही होंगे बेटा। ठीक है, आइए आगे बात। Which of the following statement about the emergency provision under the Constitution of India is not correct? Again not correct. Maximum number of a question हमने not correct based पे लिए है। क्यों? इस प्रकार के प्रश्न आते हैं डियर क्लास। तो अब प्रश्न को हम देखते हैं अच्छे से। अगर प्रश्न को अच्छे से देखा जाए तो हम देख पा रहे हैं which of the following statement about the emergency provision under the Constitution of India is not correct. The power of Union Executive extend the giving direction to the states concerning the exercise of the powers. The Union Executive can issue the provision related to the reduction of the salaries of employees of the state government. Governor have no emergency power like the President of India. If the governor of a state is satisfied that a situation has arisen whereby the financial stability or credit of the state is threatened, he may declare financial emergency in the state. अब कह रहा है under the which of the following statement about the emergency provision under the Constitution of India is not correct. इसकी बात कर रहा है। तो गवर्नर हैव नो इमरजेंसी पावर लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए स्टेट इमरजेंसी की अगर मैं बात करूं तो लगाता कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो गवर्नर हैव नो इमरजेंसी पावर लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये होगा ना। क्या कह रहा है? नॉट करेक्ट, और सारे करेक्ट हैं। चल अब आगे बात करते हैं। Which of the following statement relating to the powers of the President of India is are correct? The executive power of the Union shall vested in the President. बिल्कुल, the executive power shall exercised by the President only through the officers subordinate to him. बिल्कुल सही है। The supreme command of the defense forces Union shall be vested in the President of India. Okay, अब the options की बात करी जाए तो करेक्ट है 1, 2, 3। आप जैसा कि जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। चल अब आगे मूव करते हैं। Who among the following Prime Minister of India were defeated by the vote of no confidence? अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है बेटा? समझिएगा मेरी बात। जब कोई भी न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो उसको 2 चीजों से गुजरना होता है। एक तो पहला कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस ये कि हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है, जितने रिक्वायर्ड हमें मेजॉरिटी के लिए रिक्वायर्ड सांसद चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल है। नो कॉन्फिडेंस हमेशा अपोजिशन के द्वारा लाया जा सकता है और ये कह सकता है, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन की मैं बात करूं तो हमेशा कहां पे आएगा? लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्लियर हो गई बातें? तो दूसरी चीज ये भी इंपॉर्टेंट एक बात है बेटा, वो इंपॉर्टेंट ये है क्या
कि हमेशा जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा कहां पे लाया जाएगा, लोकसभा में, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए। मोरारजी देसाई, विश्वनाथ प्रताप सिंह, एस डी देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी। तो बेटा किसके ये कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग इंडिया वर डिफीटेड बाय द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। यहां पे ये विश्वनाथ प्रताप सिंह, एस डी देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकारें गिर गई थी। क्लियर है? तो नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव हिंदी में जिसे बोला जाता है, मतलब अब जो सरकार है उसमें हमें विश्वास ही नहीं है। अगर सरकार को लगता है कि उसके पास पर्याप्त संख्या बल तो अपनी मेजॉरिटी वोटिंग होती है, वोटिंग अगर कम होती है जितनी रिक्वायर्ड है तो ये माना जाता है कि इनके पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है, ये सरकार चलाने के लायक नहीं है। चल, which of the following statement related to the office of the president of India are correct? The president has the power to the grant pardon to the criminal in special cases. बिल्कुल दे सकता है। The president can promulgate the ordinances even when the parliament in the session. The president can dissolve the Rajya Sabha during the emergency. Okay. The president can promulgate ordinances even when the parliament is in the session. The president can dissolve the Rajya Sabha during the emergency. अगर बात करूं तो प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द राज्यसभा ड्यूरिंग इमरजेंसी की बात कर रहा है, तो उसके समय में बात करूं तो राज्यसभा का डिसोल्यूशंस तो होता नहीं, डिसॉल्व होती ही नहीं है यार, ये परमानेंट हाउस है ना। द प्रेसिडेंट हैज़ टू पावर द नॉमिनेट 2 मेंबर इन द लोकसभा फ्रॉम द एंग्लो कम्युनिटी। बिल्कुल ये है, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। करंट की स्टेटस की बात करेंगे तो नहीं है डियर क्लास, क्योंकि अभी जो हमारे पास 543 हैं ये ओनली क्या है, नॉमिनेटेड नहीं है, क्या है ये इलेक्टेड है डियर क्लास। दो जो परंपरा थी, सिस्टम थी एंग्लो इंडियंस की, वो आर्टिकल अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 104 के अंतर्गत उन्हें समाप्त कर दिया गया इसी साल जैन में। तो अब जो होगा वो नॉमिनेशन नहीं होगा लोकसभा के बिहाफ ऑफ में, जो 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग रिप्रेजेंट करते थे लोकसभा में। तो अगर हम बात करते हैं इस आधार पे बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर करेक्ट की बात कर रहा है। तो करेक्ट की बात अगर अभी कंसीडर कर लें तो कंसीडर करेंगे तो आप 4 तो बिल्कुल सही है, पहले होता था, करंट में ऐसा नहीं है बेटा। द प्रेसिडेंट हैज टू पावर ग्रांट पार्डन, बिल्कुल दे सकता है। देखिए, द प्रेसिडेंट कैन प्रोमोगेट ऑर्डिनेंसेस इवन व्हेन द कैन की बात कर रहा है। तो देखिए जो राइट ऑप्शन है डियर क्लास, अब समझिएगा मेरी बात, 1 and 4 ओनली है, समझिएगा। लेकिन यहां पे अगर राइट की बात करेंगे तो सिर्फ एक ही आपका राइट हो पाएगा करंट में, वो होगा कौन सा, बी वाला, बी। क्योंकि देखिए ये अगर करंट स्ट्रक्चर की आप बात करेंगे ना बेटा, तो करंट में क्या है, ऐसा तो है नहीं, सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस, यही सही होगा। द प्रेसिडेंट हैज टू पावर टू द ग्रांट पार्डन टू द क्रिमिनल इन द स्पेशल केसेस, ओनली बी विल बी द राइट ऑप्शन। चल, cut motion can be introduced after the presentation of any bill introduced in the parliament? No. The railway and general budgets. कटौती प्रस्ताव जिसको हिंदी में बोला जाता है बेटा, अगर कटौती प्रस्ताव विपक्ष हमेशा लेकर के आता है, कौन लेकर के आएगा, विपक्ष, क्योंकि वो चाहता है कि सत्ता पक्ष के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनाया जाए। अगर कट मोशन पास हो जाता है तो आप समझिएगा कि जो सरकार है वो खतरे में है, सरकार गिर जाएगी, पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजिग्नेशन देना होगा, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं कट मोशन जो लाया जाता है, अगर बात करी जाए तो वो कहीं ना कहीं वर्किंग जो है पार्टी या उस पर एक कहीं ना कहीं दबाव लाया जाता है, प्रेशर लाया जाता है, ठीक है। तो अगर रेलवे एंड जनरल बजट्स हैं तो उस पर बिहाफ पे लाया जाता है। इट मीन्स जो ऑप्शन होगा बी विल बी द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। अब यहां पे हमें करेक्ट वाला मिल गया, नॉट करेक्ट वाला नहीं मिला। तो चलिए देखते हैं। ही सी इज नॉट एन ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट बट एन ऑफिसर अंडर द प्रेसिडेंट। इट्स एब्सोल्यूट राइट डियर क्लास। ओके, नेक्स्ट, he she is an independent constitutional authority not directly answerable to the house. okay, directly जो CAG की रिपोर्ट है उसके लिए डायरेक्टली वो आंसरेबल नहीं है, they are directly answerable for the president of India. CAG is a mention article number, if we talk about dear class, article 148 to 151.
Okay, now current CAG is, if we talk about the GC Murmu. Okay, if we talk about the eligibility criteria, तो अगर इनकी बात करूं तो एज क्राइटेरिया 65/6 ये वाला फॉलो अप होता है बेटा। क्लियर हो गई बातें, यानी कि 65 साल से अधिक उम्र अगर आपकी है तो CAG नहीं बन पाएंगे, अगर बन गए तो कितने साल के लिए बनेंगे, 6 साल के, विच विल फॉलो अर्लियर, जो पहले फॉलो होगा। तो बोथ 1 and 2 विल बी द राइट ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं डियर क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ही इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, इट्स एब्सोल्यूट राइट। ओके, he is elected through an electoral college consisting of elected MPs and MLAs. He is elected through an electoral college. Okay, बिल्कुल, it's absolute right. He is elected directly, not, ये सही नहीं। Member of the legislative council have no right to vote in the presidential election. बिल्कुल सही है। It means we can say that easily which regarding the election of the president 1 and 2 are the absolute right. Okay, right की which of the following statements are correct regarding the election of the president of India? He is elected indirectly. क्लियर हो गई बातें। डायरेक्टली तो होता ही नहीं, इनडायरेक्ट वे में होता है, रिप्रेजेंटेशन पीपल्स का होता है और चुने गए जो जनता के प्रतिनिधि है वो इनको वोट। ही इज इलेक्टेड थ्रू द एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड MPs एंड MLAs, उसमें इंक्लूडिंग है MLAs में दिल्ली और पौंडीचेरी। अब तीसरा कह रहा है इलेक्टेड डायरेक्टली है नहीं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैव नो राइट टू द वोट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन। मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल हैव नो राइट टू द वोट इन द प्रेसिडेंट, ये भी स्टेटमेंट तो सही है, करेक्ट की बात कर रहा है ना, तो 4 भी तो सही है, तीसरे को छोड़ दिया जाए तो क्या करेंगे, 1, 2, 4 विल बी द राइट ऑप्शन, यानी कि बी 21 का बी जो होगा वो राइट होगा। क्लियर हो गई बातें। तो इस प्रकार की सीरीज आपके लिए हम सब लाते रहेंगे। हमारा जो मेजर कलसी परिवार है वो कहीं ना कहीं ये चाहता है कि आपका जो गोल सेट है उसको टारगेट करने में पूरी मदद की जाए, और इसी तरीके से हमारे सारी टीम एक लास्ट सैंपल पेपर अगर मैं बात करूं तो बिफोर एग्जाम सारे कंबाइंड एक साथ आएंगे और आपको एक बेहतरीन सैंपल पेपर और दिया जाएगा। अभी सब्जेक्ट वाइज चल रहा है पूरा प्रयास, और सबसे फास्ट टेस्ट एंड लेटेस्ट सोल्यूशन जो मिलेगा आपको आपके सीडीएस एग्जाम का, वो सिर्फ और सिर्फ कहां पे मिलेगा, मेजर कलसी क्लासेस में। स्टे ट्यून विद अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। ओके, गुड। अगर बात करी जाए तो गुड नाइट बोलने से पहले मैं बात करूं तो आपको बता दूं बेस्ट वे ऑफ अ थिंग, एक चीज़ वो ये है कि आप हमारे जितने भी सोर्सेज हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अटैच हो सकते हैं। किसी प्रकार की कोई क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं तो आप फील फ्री टू कॉन्टेक्ट। ओके, thank you so much and Jai Hind to all of you. Major Kalshi classes online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams.